अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन भी हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड सिचुएशन में देखे गए। फ्लैट नोट मार्केट का देखा जा रहा है। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी और मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में स्टेटस को जो उसका स्टेटस था वो रखा गया। ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि इतना ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो कि पहले से ही एक प्रोडिक्शंस या फोरकास्ट मौजूद थी और सेम एज सिचुएशन देखी गई चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट के हवाले से, तो ये तो हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस स्टैंस रख रहे हैं और 28 को जो IMF के रिव्यू की मीटिंग है उसमें ज़्यादातर जो है वो ये देखा जा रहा है कि वहाँ से जो क्लैरिटी है वो ज़्यादातर ये मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,923.91 के लेवल पर। हायर साइड तो मार्केट गई 45,255.943, लोअर वॉज 44,846.03 एंड क्लोजर 44,887.77। हम देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई में 45,000 से अबव मार्केट ने परफॉर्मेंस दी एंड फाइनली इंट्राडे लो के बाद एक रिकवरी नोट भी माइनर सा देखा गया। फ्लैट नोट पे क्लोजर रहा 36.14 का नेगेटिव चेंज। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 207.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 46.95 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 8.11 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। वेव्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में 0.52 के गेन के साथ। 15.50 पे क्लोजर, 20.02 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG अगेन डिक्लाइनिंग नोट पे 3.75 का डिक्लाइन, 77.14 पे क्लोजर, 11.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली ट्रीट 0.31 का डिक्लाइन, 38.91 पे क्लोजर, 9.38 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस आज भी हम देख रहे हैं अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन और तीनों स्क्रिप्ट्स अलग अलग सेक्टर से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के जो एक अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टर्स का रुझान देखा जा रहा है वो कुछ हम कह सकते हैं वर्सेटाइल आज के दिन देखा गया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। ओवरऑल एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। राइस की बात की जाए तो राइस ऑब्वियसली एक अच्छी वन ऑफ द की एक्सपोर्ट दिखाई देता है। वैल्यू एडिशन की भी बात करेंगे और एग्रीकल्चर बास्केट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की कितनी नीड है और खासकर लोकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितना ज़्यादा मुस्तहकम होना पड़ेगा हमारी डिमांड्स के साथ साथ हमारी जो एक प्रोडक्शन है उसको भी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और खासकर जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑलिव्स हो गए फ्रूट्स में, या फिर जो हम इंपोर्ट आइटम्स हैं टी लीव्स हो गए, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है अभी तक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ग्रो करना। तो आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहीम जानू साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख साहब, आप डायरेक्टर हैं आसिफ राइस मिल्स के और मेंबर मैनेजिंग कमेटी रीड के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। रहीम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाकायदा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, अभी तक हमारी फूड बास्केट कहाँ दिखाई देती है? अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आप समराइज़ करें तो क्या दिखाई देता है एक्सपोर्ट पे और क्या दिखाई देता है इंपोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना एग्रीकल्चर मुल्क है अभी भी, हालांकि कुछ सेटबैक्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब आप राइस की बातें करूं मैं तो राइस का लास्ट ईयर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बम्पर क्रॉप रहा है। 8.5 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है। 11 मिलियन जो है वो पेडी थी और उसका 8.5 यानी 85 लाख टन राइस एक्सपोर्ट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जिसमें से करीबन 42 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ। होना चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो 35 लाख टन से ज़्यादा नहीं खाते। हमारी बेसिक ग़िज़ा क्योंकि गंदम है तो चावल में हुकूमत के भी इंटरफेरेंस नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको एक थोड़ी सी मैं बैग में ले जाऊं, जब राइस की ट्रेड नेशनलाइज थी एक्सपोर्ट, तो उसको डी नेशनलाइज जब किया गया तो सिर्फ $300 मिलियन का एक्सपोर्ट था।
अच्छा। और रीप के मेंबरों ने अपनी अनथक मेहनत से उसको 8 साल में 2.28 बिलियन पे पहुंचाया। यानी 800% एक्सपोर्ट में इजाफा पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद स्टैग्नेट हो गया है। अब पिछले 8-10 साल से हम 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 2.25 बिलियन, लास्ट ईयर था 2.05 बिलियन, उससे पिछले साल अच्छा था 2.17 बिलियन। तो ये ऐसे हैं कि इसमें इस वक्त हमारे जो विजन है, हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि इसको $4 बिलियन पे ले जाएं। हुकूमत को काफ़ी तजावीज़ देते हैं। EDF में भी हमारे कोई करीबन आपको मैं बताऊं कि 11.5 अरब रुपए रीप के जमा हैं, और आज तक हमें ₹1 भी किसी हुकूमत की तरफ से नहीं मिला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या कोई काम करने के लिए या हमें रीप हाउस बनाने के लिए। पहली दफ़ा अभी लास्ट वीक वो वहाँ पे एक्चुअली आपको पता है कि सुनवाई नहीं है हमारी, और हमारे तो पहले तो चेयरमैन को मेंबर भी नहीं बनाया था काफ़ी सालों से, हत्ता कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी पाकिस्तान की है, एक्सपोर्ट 2 बिलियन से ज़्यादा है। और टेक्सटाइल के मुकाबले में आप रीप को कमज़ोर नहीं कर सकते। टेक्सटाइल अगर 12 बिलियन है तो उसकी 6 एसोसिएशन है अलग अलग, यान के अलग है, फैशन अपैरल के अलग है, रेडीमेड गारमेंट के अलग है। तो रीप इज़ वेरी नियर टू देम। तो सर ये तो गवर्नमेंट का इदारा था ना राइस एक्सपोर्ट का? जी हाँ, ये 1989 में पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज किया। पहले उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी रखी थी, अच्छा। उसके बाद उसको भी हटाया गया। पहले राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी जी। उसके बाद राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई गई 1999 में। इतना ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है हमारी। और उसका मैं सेकंड चेयरमैन बना, फिर उसका मैं 7th चेयरमैन भी बना। तो हमने इसको काफ़ी कोशिश की। सबसे हमने मार्केटिंग, जो बेस्ट मार्केटिंग की, तो 14 कंट्रीज़ में हमने बिरयानी फेस्टिवल किए। लोगों को ले जाके यहाँ से कुक ले जाके यहाँ से चावल और मसाले ले जाके हमने बिरयानी खिलाई, तो उससे बूस्ट मिला एक्सपोर्ट को। पहली दफ़ा गवर्नमेंट राइस के एक्सपोर्ट के नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, हम बात करते हैं IT की, अब हम राइस की भी बात करते हैं। जी हाँ, राइस इस वक्त $2 बिलियन के ऊपर की इंडस्ट्री है। और अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड, यानी उसको मैं दूसरा नाम नहीं बोलता, उसको जो नॉर्मल उसका एक दूसरा नाम भी है, ईरान और अफगानिस्तान का अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड अगर आप हमारे इसमें गिन लें, जो हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिए हैं, अब पहली दफ़ा 2 चीज़ें हमारी मानी गई हैं। एक तो अफगानिस्तान से रुपीज़ में तिजारत अलाउ हो गई है, एक्सपोर्ट फॉर्म ई वगैरह, तो उससे हमारे नंबर बढ़ेगा एक्सपोर्ट का। अच्छा। और नंबर 2, अभी हमारे जो ऑफिस बेयरर्स और MC की अनथक मेहनत से 27 मिलियन यानी 2.70 करोड़ EDF के फंड से सैंक्शन हुए हैं टू डू बिरयानी फेस्टिवल्स इन 5 कंट्रीज ऑफ द डिफरेंट 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे हम जाके करेंगे बिरयानी फेस्टिवल, और उसका भी अच्छा नतीजा होगा। और हमारा एक टारगेट है कि आने वाले 3 सालों में इसको डबल करें एक्सपोर्ट को। इसलिए कि देखें, प्रोडक्शन तो अच्छी हो गई है, लेकिन मराद मिलनी चाहिए एक्सपोर्टर्स को। जैसे कि टेक्सटाइल को मराद देते हैं, हमें आपको ये सुन के हैरत होगी कि अभी आज तक हमको ₹1 कभी मराद नहीं मिली है। सब्सिडीज की बात होती है और मराद नहीं मिलती। आसिफ शेख साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूंगी। आसिफ साहब, हर सेक्टर चाहता है कि उसको सब्सिडाइज किया जाए, तो आप समझते हैं क्या एक्सपोर्ट सेक्टर या फिर खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी कोई सब्सिडी होनी चाहिए? मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है। रहीम साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू को मजीद बढ़ाते हैं। आसिफ साहब, सब्सिडीज़ की बात हो रही थी, प्लीज़। हाँ, जैसे नताशा आपने सब्सिडीज़ का पूछा। सब्सिडीज़ का जो रोल होता है बेसिकली वो पाकिस्तान में इस तरह या किसी भी कंट्री में इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। देखें, सब्सिडीज़ इंडिविजुअली किसी एक बंदे को या इंडिविजुअली किसी एक इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं देती है। सब्सिडी को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है अगर आप पर्टिकुलर राइस की बात करें तो देखें राइस में हम कहाँ कहाँ सब्सिडी मांग रहे हैं। हम मैकेनिकल फार्मिंग में सब्सिडी मांग रहे हैं। अब मैकेनिकल फार्मिंग की सब्सिडी का क्या बेनिफिट कहाँ तक जाएगा, आप देखेंगे वो राउट होता फार्मर तक जाएगा। वो फार्मर को मिलेगा और फार्मर ज़्यादा काश्त करेगा, ज़्यादा चावल बनेगा तो हम ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और सब्सिडीज़ जो हम अपने राइस एक्सपोर्टर मांगते हैं वो हम एक डिमांड कर रहे थे पिछले कोई 10 साल से 8-10 साल से कि हमें जो है ज़ीरो रेटेड में ले आएँ। पाकिस्तान में जो ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें 5 सेक्टर्स हैं, जो 5 सेक्टर्स हैं उसमें हमें भी ले आएँ। वो हम सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, जो हमारा एक राइट है, जो हमारा राइट है। जैसे टेक्सटाइल को, जैसे दूसरी सेक्टर्स को इन्होंने ज़ीरो रेटेड में किया है, उसमें टेक्निकली हम भी उसी में ही फॉल होते हैं। हम उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर्स हम हमारे उनसे ज़्यादा हैं टेक्सटाइल के तो ज़्यादा होंगे। नहीं, टेक्सटाइल को छोड़ के, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने 5 सेक्टर को ज़ीरो रेटेड में किया, उसमें राइस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसमें राइस नहीं है। तो हम पिछले 8-10 साल से एक बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं कि हमें राइस सेक्टर को भी आप ज़ीरो रेटेड में ले आएँ। जिससे क्या फ़ायदे होंगे, टैक्सेस तो हमारी वही हैं जो हैं, लेकिन हम क्या अनइंटरप्टेड हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हमें डिफाइंड इकोनॉमिक जोन्स मिलेंगे। अभी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गैस के। आप आजकल देखें तो जो गैस पे जिनकी पावर जनरेशन है उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इवन दो जो मेजर सिटी इंडस्ट्रियल एरिया से हट के जो राइस मिल्स लगी हुई हैं उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना भी डिफिकल्ट है क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि रिलायबल नहीं है। नहीं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और उनकी मेंटेनेंस जो है वो मैच नहीं कर पाती है हमारी इंडस्ट्री से। तो ये सोलर भी सोलर क्या है कि अल्टरनेटिव एनर्जी में आता है, बट एट द सेम टाइम सोलर आपको जनरेशन नहीं दे सकता। अगर एट द सेम टाइम आप जनरेशन पे जाएंगे तो वो इतना टू कॉस्टली हो जाता है कि वो एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मीटअप नहीं कर पाता, जो राइस इंडस्ट्री जिस तरीके से डिज़ाइन हुई है। तो इस तरह हम तो सब्सिडीज चाहते हैं कि जिसका फ़ायदा सबको हो। राइट, आप भी सब्सिडी जानते हैं तो फिर राइट क्रॉप्स के हवाले से बात करते हैं। जैसे राइस में आपने कहा, इसके अलावा और क्रॉप्स भी होनी चाहिए पाकिस्तान की फूड बास्केट को फुलफिल करने के लिए। तो आप समझते हैं इस डिमांड की तरफ आपने क्या देखा है या सिर्फ राइस पे ही सारा फोकस है? देखिए, हम जो पाकिस्तान में पुराने एक्सपोर्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो राइस फार्मिंग में अभी इन्वॉल्व हुए हैं पिछले 2-2.5 सालों से। वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करते हैं। कुछ पंजाब के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार एकड़ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं, और कुछ कराची के एक्सपोर्टर्स हैं जो इंटीरियर की तरफ गए फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फार्मिंग में जैसे आपने बोला कि दूसरे प्रोडक्ट्स, तो नताशा हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम राइस में ही इतना पीछे हैं कंपेयर टू हमारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, जिसमें आपका वियतनाम है, इंडिया है, आपका थाईलैंड है। तो हम राइस में इतना रिसर्च में पीछे हैं कि हम जब दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि लोग जब नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं फार्मिंग में, जैसे आपने हम शो से पहले आप हमें बता रही थी ऑलिव ऑयल्स का और दूसरी चीज़ों तो का। सर, रिसर्च सेंटर्स पे क्या काम हो रहा है? सिंध में भी है, पंजाब में भी है, तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के लिए काम नहीं हो रहा क्या, आप समझते हैं? देखिए, रिसर्च जो सेंटर्स पाकिस्तान में कायम किए हुए हैं उनमें जो उनकी आप कह लें कि जो उनको लीड कर रहे हैं, जो वहाँ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो बहुत कैपेबल हैं। वो बहुत कैपेबल हैं, बट उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी होती है रिसर्च के लिए चाहिए होती है। वो यहाँ पे तो रिसर्च काउंसिल भी बनी हुई है इस्लामाबाद में, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लाड़काना में इंस्टीट्यूट है, वो डोकरी में, अभी हम प्रोग्राम से पहले भी यही बात कर रहे थे। उसके बावजूद टेक्नोलॉजी नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हमारे लास्ट मंथ हमारे एसपीसी साहब ने और जानू साहब ने हमारा एक डेलीगेशन डिज़ाइन किया था, जिसमें कराची से जो टॉप एक्सपोर्टर्स थे वो डोकरी गए थे। वहाँ पर उन्होंने उनके जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डोकरी में जो वहाँ के साइंटिस्ट थे और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ हमने मिल के एक डेलीगेशन डिज़ाइन किया, जिसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उनको एक तो टेक्नोलॉजी की और फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जो एक बीज है वो 2 या 3 साल में वो डेवलप होके मार्केट में आ जाता है। जब हम एक डिफरेंट सीड की बात करते हैं तो वो 2 से 3 साल लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी कोई नई लाइन डेवलप नहीं होती है सीड चलिए की। सर, काफ़ी एसोसिएशन भी मौजूद हैं, आपकी भी एसोसिएशन है। रहीम साहब से मैं पूछना चाहूँगी, रहीम साहब ने खुद भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे उन्होंने कहा कि वो डेलीगेशन जब गया था, तो आपकी एसोसिएशन सपोर्ट कर ले, या फिर ऐसा हो कि कोई यील्ड बढ़ाने के लिए, कोई पर कैपिटा बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो काम किया जाए? जी देखें, जो आसिफ शेख ने बातें बताई ना वो बिल्कुल ही वैलिड हैं। और मैं आपको बता रहा था, पहले भी मैंने बताया कि हमारे 11-12 अरब रुपए हुकूमत के पास पड़े हुए हैं, जो 0.25 वो हमसे ईडीएफ का टैक्स कलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स पे। ठीक तो है। उसमें से हमें दें तो उससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। और बजाते खुद एक्सपोर्टर्स जो हैं वो, आपको मैंने बताया, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम $300 मिलियन नाउ वी आर 2.5 बिलियन। तो ये कोई कम बात नहीं है, और इसको हम 5 या 4, 4.5 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं। ये जो बिरयानी फेस्टिवल हमने किए दुनिया भर में, अपने बलबूते पे किए, यहाँ पे सेमिनार करते हैं, यहाँ पे हम हमारे एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई के लिए एक्सपोर्ट अवार्ड देते हैं उनको, जिसमें प्रेसिडेंट साहब आते हैं हर साल। और ये तो हम हमारे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, एक बहुत बड़ा, जैसे कि बताया आसिफ ने, टेक्निकल इशू है, उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी दरमियान में बात हुई थी, एडवाइजर टू कॉमर्स, एडवाइजर टू पीएम ऑन कॉमर्स से, कि ये इसको रजाक दाऊद साहब से कि इसको प्राइवेटाइज करें। ये क्यों, आप जब अगर नहीं डिलीवर कर सकते हैं। अभी ये मैकेनिकल फार्मिंग की बात की, वो कॉन्सेप्ट ये प्राइवेट एक्सपोर्टर से लेके आए, और ये इससे अल्टीमेटली फायदा ग्रोवर्स का होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि चावल ग्रो होता रहे और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहे। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये ग्रोवर्स को सही रेट नहीं मिले और उन्होंने चावल नहीं लगाई और दूसरी कोई अजनास लगा ली, तो वो मुल्क को बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तो यहाँ पर अजनास की बात कर रहे हैं आप, शुगर केन सबसे ज़्यादा लग रहा है, फार्मर्स की फर्स्ट चॉइस जो है वो शुगर केन हो गया है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनको बहुत अच्छे प्राइसेस मिलते हैं और इजी एक्सेसिबल है, मिले नज़दीक हैं उनके एरिया के, वो चले जाते हैं। उसमें उनको पेमेंट के और इश्यूज हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो काफ़ी इनकी हेल्प करती है और उनको पेमेंट हो जाती हैं। शुगर केन है, लेकिन देखें अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं, आपको शायद एक चीज़ का नहीं पता, जो मकई है, जिसको हम मेज़, जिसको भुट्टे आप कहती हैं और रोड पे हम खाते हैं, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। और वो भी रीप के, यानी राइस एक्सपोर्टर्स के एसोसिएशन के मेंबर्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है उसका। दूसरा गंदम का एक्सपोर्ट जो दरमियान में हुआ था, वो भी रीप के मेंबरों ने किया था। अभी इंपोर्ट है, वो भी रीप के मेंबर्स कर रहे हैं। तो ये मल्टी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं हमारे मेंबर्स, और हम चाह रहे हैं कि हुकूमत की हर तरीके से मदद करें, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए ना कि हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखे। राइट सर, आपने जिक्र किया कि कॉर्न की बात की आपने, और आपने शुगर केन भी ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको वैल्यू एडिट करके बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि रॉ हम उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं, वीट हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बेच दी, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें फिर एकदम यहाँ पे जो है वो कार्टलाइजेशन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो हमें वापस नीड होती है, फिर इम्पोर्ट करना पड़ती है वही फूड आइटम्स। हमारी मेज़ की प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि उसको वैल्यू एडिशन किया जाए कि ऑयल, देखिए सबसे बड़ा तो इसका प्रोडक्ट जो है कॉर्न ऑयल है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान में मिले हैं, उसको क्रश करके इसका ऑयल बेच रही हैं, और उसका फिर जो ऐसा कॉर्न बच जाता है कि जो कैटल फीड में इस्तेमाल होता है, अच्छा। तो वो एक्सपोर्ट होता है। बाकी जो प्राइम कॉर्न है वो एक्सपोर्ट नहीं होता है। और ये जो है वो कैटल फीड वाला भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। कभी बारिश से कॉर्न ख़राब हो जाता है, कभी कोई दूसरी कोई बीमारियों से, फंगस से, तो वो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। ऑयल का आपने जिक्र किया, पाम ऑयल पे काम हो रहा है?
पाम ऑयल पे देखें, अभी अभी लास्ट वीक ही हम पाम ऑयल के एक बहुत बड़े इंपोर्टर ने हमारा लंच किया था पोर्ट कासिम में, उनकी जेटी है वहाँ पे, रशीद जान मोहम्मद साहब ने, और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि पाम ऑयल की प्लांटेशन हो रही है केटी बंदर और उस एरिया में, लेकिन अभी उसको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि पाम ऑयल का जो पौधा है ना वो काफ़ी टाइम के बाद फल देता है। काफी टाइम बाद? कितने टाइम बाद? 8-10 साल बाद? मुझे इसके बारे में तो मैं क्यों पाम ऑयल में ऐसे तुमको पता है? नहीं, पाम ऑयल क्या है? ठीक है, चले ओवरऑल यील्ड की बात कर रहे थे हम। राइस ग्रो करना पाकिस्तान में, ऑब्वियसली राइस एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं हम, बहुत एक होते हैं ना अपग्रेड होते जा रहे हैं और नंबर्स अच्छे होते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि राइस ये एक स्मार्ट थिंग है कि इतना पानी ज़ाया करना, या फिर इतना ज़्यादा जो है वो राइस उगाना, क्योंकि दूसरे कंट्रीज तो सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे हैं राइस। देखें अभी हम 85 लाख, जहाँ एडवांटेजेस देखते हैं वहाँ ड्रॉबैक्स भी तो देखते हैं ना। लेकिन 85 लाख टन का प्रोडक्शन कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें कितने घराने, कितने काश्तकार इन्वॉल्व हैं, उनको वो पानी लाजमी है कि पानी तो लेता है ये, लेकिन उसके बाद अल्टरनेट तो कुछ नहीं है ना। और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, जो कि राइस एक्सपोर्ट से एक बहुत बड़ी वैल्यू उनको मिलती है। जी हाँ, $2 बिलियन कम नहीं है, और उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना, काश्तकार हमारे जो है ना, हमने दरमियान में अवेयरनेस सेशन भी रखे, रीप में काश्तकारों को बुलाया, उनको मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी समझाई, और बल्कि हमने ये भी ऑफ़र किया कि हम हमारे खर्च पे आपको थाईलैंड लेके जाते हैं, आप वहाँ पे सीखें कि क्या काम है। लेकिन वो हमारा जो था प्रपोज़ल, वो सियासत के नज़र हो गया और वो हमें नाम नहीं मिले। नाम जो मिले तो वो फेवरेटिज्म वाले थे, वो काश्तकार नहीं थे, तो हमको ड्रॉप करना पड़ा वो। ये मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले की सर बात चेंजेस हो जाती हैं, लेकिन अभी की बात करते हैं। आसिफ साहब, आपसे ओवरऑल दिखाई ये देता है कि प्रोडक्शन के हवाले से जैसे 10 साल पहले एक काविश की गई, तो काविशें तो जारी रखनी चाहिए ना, अभी भी काविशें की जा सकती हैं। और माजी में जो काम नहीं हुए या फिर वो अनपॉपुलर डिसीजंस थे, अब तो काफ़ी लिए जा रहे हैं वो। देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, और आपको इसमें नताशा मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं पिछले 10 साल के मुकाबले में, अगर आप पिछले 5 साल के भी मुकाबले में देखेंगे, तो राइस एक्सपोर्टर अब बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जो राइस से रिलेटेड हैं। जैसे हमने अभी पहले बात की कि राइस एक्सपोर्टर यहाँ से रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब में भी गए और डोकरी भी गए उनको हेल्प आउट करने के लिए। बिल्कुल सर, आप फार्मर्स की बात कर रहे थे, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि फार्मर्स अगर आप लेके जा रहे थे अपने साथ, तो वो रिसर्चर्स नहीं लेके जा सकते थे, वो साइंटिस्ट नहीं लेके जा सकते थे कि जो वहाँ पे जाके सीख लेते हैं। असल में जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं मोस्टली वो वहीं से पढ़े हुए हैं। वो फिलिपीन से पढ़े हुए हैं, वो चाइना से पढ़े हुए हैं, तो बेसिकली उनके पास इंफॉर्मेशन सारी है, लेकिन हमारे पास फंडिंग और टेक्नोलॉजी का इशू है जिसकी वजह से। और जो आपने फार्मर्स को एजुकेट करने की बात की, तो आप यकीन रखें कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पिछले एक्टिवली 3-4 साल से हर साल 2 से 3 फार्मर्स के क्या कहते हैं इवेंट्स करते हैं। जो देखें आप एक एक्सपोर्टर एक डिफरेंट सेक्टर है, फिर भी ये लोग जाते हैं पीछे फार्मर्स को हर साल 2 से 3 इवेंट करते हैं पंजाब में, सिंध में, दूसरी जगहों पे, उनको जैसे उनको एजुकेट करें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। अब आपको ये सुन के भी बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांटर इंट्रोड्यूस किए वो भी राइस एक्सपोर्टर्स ने बड़ी मिकदार में इंट्रोड्यूस किए। जो हम प्लांट लगाते हैं, जब हाथ से प्लांट लगाते हैं तो वो एक एरिया में बहुत कम प्लांट लगते हैं, तो इसको मैकेनाइज करने के लिए राइस एक्सपोर्टर्स की काविशें थी। उन्होंने बाहर से ट्रांसप्लांटर मशीनें मंगाई अपने पैसों पे विदाउट एनी सब्सिडी, और वो दी किनको, फार्मर्स को, कि आप इनसे पौधे लगाएं, तो आपकी ज़मीन में जहां आप एक जगह पर आप 50 पौधे लगाते हैं, वहीं ये मशीन 100 पौधे लगाएगी और आपकी यील्ड डबल हो जाएगी। तो उसका जो एंड बेनिफिट है, आप देखें पैसे लगे एक्सपोर्टर्स के, एंड बेनिफिट मिल रहा है फार्मर को। तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम बाय टाइम करते हैं। बासमती में करते हैं, बासमती में रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेयर टू एरी। और आपको ये सुन के भी बड़ी खुशी होगी कि जो पाकिस्तान में सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फार्मर्स को सीड मिलता है, पहले इसमें डिफरेंट कंपनीज थी, अब पाकिस्तान के जो नामवर बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वही सीड इंपोर्ट करते हैं, वही फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, क्योंकि हमारा जो है एक ही एम है जो रीप का चलता हुआ आ रहा है कि क्रॉप साइज़ बढ़े, क्रॉप साइज़ बढ़े
तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और बाहर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मिल सके, जो इस कंट्री की अभी की नीड है। और एक जो है आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि राइस जो है वो पानी कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, और राइस की जगह कुछ और हो सकता है या पानी की वेस्टेज। तो उस पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो आजकल 10-15 साल से एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन चली हुई है, जिसमें हर 2 या 3 साल बाद कोई ना कोई हमें स्लम फेस करना पड़ता है। जैसे अभी हम 3 साल से कोविड फेस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले फाइनेंशियल क्रंच से जिससे डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसमें वही कंट्रीज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जिनके पास फूड रिजर्व्स होते हैं। फूड रिजर्व्स होते हैं, लेकिन अभी तो कुछ जगहों पे पाबंदी भी है राइस उगाने पे। लाड़काना की तरफ चले जाएं आप, ठट्टा की तरफ चले जाएं। मेरी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई वो पाबंदी नहीं है। कुछ हर एरियाज जगह पे नहीं, लेकिन कुछ एरियाज में कुछ है। एरियाज में ऐसा है वो, क्योंकि बिल्कुल आपने नताशा सही फरमाया, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो राइस क्रॉप के लिए नहीं, उसके अल्टरनेटिव क्रॉप के लिए वो ज़मीन अच्छी है, तो वहाँ आप वो क्रॉप लगाएं, वो सीड लगाएं, वो ज़्यादा मिकदार में पैदावार दे सकता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। राइट। रहीम साहब से पूछना चाहूँगी कि रहीम साहब, स्मार्ट प्रोडक्ट्स की बात की थी हमने और टी लीव्स की स्टार्ट में भी बात की थी, तो क्या उसके लिए कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी या हमने कोई ऐसा इकदाम किया है कि टी लीव्स इंपोर्ट करने के बजाय यहीं पे उगाया जाए? जी, मैं अब आपका सवाल से पहले मैं ये थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूंगा आसिफ की जी, बात जी। को, कि हमने 3-4 सेमिनार करा चुके हैं। अभी रिसेंट लाड़काना में भी कराया था, और जो हमारी एनुअल ट्रॉफी होती है, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट साहब एक्सपोर्टर्स, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स को गोल्ड मेडल देते हैं। तो हमने अब बड़े जो ग्रोअर्स हैं और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनको बुला के उनको भी प्रेसिडेंट साहब के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाए, ताकि उनकी Motivate करने की। हौसला अफजाई हो सके। तो ये भी हम कर रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलें, लेकिन इंशाल्लाह इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन फ्यूचर इज़ ब्राइट एज राइस इज़ कंसर्न। राइट। अच्छा, टी का पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और टी जो है वो हर गरीब अमीर सबके घर की एक अच्छी ड्रिंक है, और उसके लिए पाकिस्तान के 4 या 5 बड़े ग्रुप्स ने, हनीफ जानू साहब मेरे बड़े भाई हैं जो टी एसोसिएशन के बड़े लीडर हैं, उनकी सरबराही में मानसेरा में और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ज़मीन भी दी। लेकिन आपको ये पता है कि ये ब्रिटिश ने बड़ी प्लानिंग करके प्लांटेशन करी है दुनिया भर के ममालिक में जहाँ पे चाय होती है, चाय की काश्त होती है। अच्छा। पाकिस्तान में इन्होंने किया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेन हो और स्टीप माउंटेन हो कि जहाँ पे पानी नहीं रुके और रेन बहुत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसमें फिर स्नो का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो स्नो तो आप, थोड़ा सा स्नो है किसी टी लीफ की बुश को ख़त्म कर देता है, जला देता है, तो ये फेल हो गया। यहाँ पे काफ़ी लोगों का नुकसान हुए। पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे काश्त हो सके। अभी भी हमारे जाहिद ख्वाजा साहब हैं जो पंजाब के बहुत बड़े लीडर हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, कुछ जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि उनके साथ यूनिलीवर वाले भी ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चाय की काश्त हो, ताकि एक ये बहुत बड़ा जो बिल है इम्पोर्ट का बहुत बड़ा बिल है, जो समझो 50 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा, अगर खाने पीने की पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ी चीज़ है तो वो एडिबल ऑयल एंड टी है। तो ये इसको कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली है। राइट सर, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हमारे पास बहुत है। हम ऑलिव्स की तरफ जो हम बात कर रहे थे कि जा सकते हैं, तो हम स्मार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा सकते कि हम थोड़े से चीज़ दें और ज़्यादा अमाउंट आए, ना कि हम जो है वो अच्छा खासा एक बल्क में क्वांटिटी दे रहे हैं और कम हमारे पास पर्क्स आ रही हैं उसकी। ड्राई फ्रूट जो है ना, अब आपको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नज़र आएगी इस साल बड़ी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं वो अफ़गानिस्तान की हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ मेड इन पाकिस्तान होके जा रही हैं। और पाकिस्तान में भी ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन बल्क क्वांटिटी बॉर्डर के पार से आती है। और ये अब जो रज़ाक दाऊद साहब ने इक़दाम लिया है कि रुपीज़ में इंपोर्ट और रुपीज़ में एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उससे ये ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब आप दाल देख लें, पाकिस्तान में दालों का खुद कफील था, अब इस वक्त 80% जो है रिक्वायरमेंट इंपोर्ट हो रही है। इसकी वजह भी यही हुई जो चावल वाली आप बात कर रही हैं। काश्तकारों ने
काश्तकारों को सही रेट नहीं मिला तो काश्तकारों ने दालें ग्रो करनी बंद कर दी और अल्टीमेटली ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप कुछ सालों में रेट सही नहीं मिला, तो रेट तो इंपोर्ट करने के बाद भी तो रेट हाई ही है। अभी नहीं कौन से तो लोग अब हैं? वो तो उन्होंने शिफ्ट हो गए ना, अब वो दूसरी क्रॉप पे चले गए, दाल की जो जमीन अच्छा, थी। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट ग्रोअर है, आई गेस, नहीं नहीं, एक्सपोर्टर है, exporter। एंड 10th लार्जेस्ट ग्रोअर जी है। हाँ। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास से एक्सपोर्ट होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वियतनाम, इंडिया और थाईलैंड, इंडिया और वियतनाम के बाद चौथे नंबर पे हम एक्सपोर्टर हैं बड़े। ठीक है। और हमारा सबसे बड़े जो कस्टमर है वो चाइना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया और PHA अपार्टमेंट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घरों की शदीद किल्लत है, लेकिन इस पर हुकूमत काम कर रही है। तरजीह यही है कि तमाम शहरियों को छत की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त तख्ती की नकाब कुशाई कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने DHA ऑफिस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की मईशत में इसका बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामजन है और इसकी तरक्की के लिए मज़ीद भी मनसूबों पर काम जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। होके आते हैं किसी कंट्री से, अगर आप पैसे भेजते हैं तो वो न्यूयॉर्क से राउट होके आते हैं या किसी इंटरमीडिएटरी बैंक से राउट होते हैं। वो बैंक ऑफ बेरूत से राउट होके आ रहे थे, तो वहाँ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के $9 मिलियन स्टक हैं, जो पाकिस्तानी कोई अप्रोक्स $2 बिलियन के करीब की अमाउंट है, जिसके लिए हमने 2 साल से हम स्टेट बैंक गवर्नर को भी कह रहे हैं और जिसके लिए हमने लास्ट मंथ रज़ाक दाऊद से भी मीटिंग की और उन्होंने कमिट किया कि हम एक कमेटी बनाते हैं, वो उसको हम डेलीगेशन को लिबनान भेजते हैं और वो इस मसले को हल कराएंगे। तो आप ये देखें कि इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो हम शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ डिले सोल्यूशन होना चाहिए, डिले टैक्टिस होती है। अब देखें जिनके ये $9 मिलियन हैं, जिन एक्सपोर्टर्स के जो 5-6 एक्सपोर्टर्स हैं, आई पर्सनली नो के उनमें से मेजॉरिटी का काम बंद हो गया बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। वो बैंक्स में जो है डिफॉल्ट कर गए या उनके पास बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं आई, उनकी पेमेंट नहीं दी उन्होंने आगे। अच्छा, वो पेमेंट जो है वो बैंक में पड़ी हुई है, बैंक ऑफ बेरूत में। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये सारे मिलके एक डेलीगेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्रीवियसली हमारा ऐसा ही केस एक इंडिया में हुआ था, एक राइस की हिस्ट्री में एक पूरा जहाज़ जो है वो राइस का जो है पानी में एक्सीडेंट हो गया था उसका विद इन द सी। तो उसमें 1 साल से उसमें इसी तरह पेशरफ नहीं हो रही थी, तो जानू साहब ने डेलीगेशन बनाया, उसको लीड किया और यहाँ से इंडिया गए, अगर मैं गलत नहीं, यहाँ से इंडिया गए। और आप ये देखें कि 1 साल का जो वो प्रॉब्लम था कि जब उस चावल के पैसे नहीं दे रहे थे इम्पोर्टर, वो उन्होंने विद इन हावर्स दिए, क्योंकि जब डेलीगेशंस जाता है तो वहाँ टेबल टॉक होती है कि जी किसका प्रॉब्लम था, कहाँ था, क्या था, और कहीं से बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसाइल हल कर लिए जाते तो ये जो यमन का केस है, इसको मैं आपके ताउन से नताशा हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसमें हमारे बहुत एक्सपोर्टर्स भाई जो हैं वो परेशान हैं। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है
वो इसमें सर एक्शन हम ले। डेली बेसिस पे यही बात कर रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ये चीज़ें हैं और इनके सॉल्यूशंस ये हैं। जी तो बिल्कुल, तनकीद नहीं करते बल्कि सॉल्यूशंस के बिल्कुल साथ ऐसे जो है वो ही। इस्लाह करते हैं। बिल्कुल राइट। देखिए, तनकीद हम इसलिए भी नहीं करते। मैं आपको एक सच बात बताऊं कि जैसे जानू साहब ने बताया कि आपको मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के राइस के एक्सपोर्टर हैं स्पेशली, वो नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि उनका ज़मीन से लगाव है। बिल्कुल। उनको यही पता है ये ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो हमारा काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। एक एक जो फैक्ट्री में एक एक हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं क्योंकि उनके। हम कंस्ट्रक्शन पे इतनी बात कर रहे हैं, जब सभी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या एग्रीकल्चर के लिए। चले वो मैं रहीम साहब से पूछूंगी कि ये उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन आपने एक चीज़ जो मैं मिस कर गई हूँ वो ये कि दुबई के हवाले से जो है वो दुबई एक्सपो जो चल रही है उसके बारे में प्लीज़ बताइए, उसमें आपने अपना कोई रोल अदा किया है? जी, दुबई एक्सपो में हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी रज़ाक दाऊद साहब से लास्ट मंथ, तो हमने उनको प्रपोज़ल ये दिया था, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पवेलियन उन्होंने हायर किया हुआ है, तो हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया था कि आप जो है वहाँ पर एक इंटरनेशनल बायर्स का एप्रिसिएशन इवेंट करवाएं, जो पिछले साल हुआ था। क्योंकि पिछले साल तो दुबई एक्सपो नहीं था। हम चाह रहे थे कि इस दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन में हम दुनिया भर से वो लार्जेस्ट बायर मंगवाएं, उनको यहाँ पर इनविटेशन दें, वो उनको इनविटेशन दे, वो आए और उनको हम एक एप्रिसिएशन अवार्ड दें, जिनसे उनकी मोटिवेशन होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से राइस बरामद करेंगे। राइट। चले जी, रहीम साहब से पूछना चाहूँगी मैं, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है, कंटिन्यू करते हैं। रहीम साहब जी देखें, आपने जो बात करी कंस्ट्रक्शन की, वो बाकी एक बूम आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, और हम आई की चैरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। तो भी लास्ट वीक मीरपुर खास में हमारा कैंप लगा हुआ था, तो मुझे देख के बड़ी मायूसी हुई कि राइस फील्ड को कॉलोनीज़ में तब्दील किया जा रहा है और वहाँ पे रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। तो अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में राइस की प्रोडक्शन गिर सकती है। नंबर वन तो ये हुआ। मतलब बासमती की तारीख बता दूं कि बासमती, रियल बासमती जो है ना, उसका हेरिटेज पाकिस्तान के पास है। अगर आप हीर रांझा पढ़ें तो उसमें भी बासमती का जिक्र है। इंडिया की बासमती जो है वो तो यहाँ से, हमारे यहाँ से पैडी ले जाके उन्होंने ग्रो किया और पार्टीशन के बाद उनकी बासमती वहाँ ग्रो होनी शुरू हुई। लेकिन ब्रिटिश गैजेट में पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो सही बासमती का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तीसरा मैं बताऊं कि आसिफ शेख की बात को मैं सेकंड करता हूं कि आप PTV के थ्रू उसको हाईलाइट करें। ये यमन का एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसी वजह से कि जो यमन के बड़े एक्सपोर्टर्स थे उनके 2 अरब रुपए जब फंस गए हैं तो उनको फाइनेंशियल क्रंच हो गया। बैंक उनको डिफ़ॉल्टर करार दे रही हैं, पैसे नहीं दे रही हैं, बल्कि इसके ऊपर 20 करोड़ रुपए साल का इंटरेस्ट भी लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस मसले को फौरी तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत ही एहसान होगा राइस इंडस्ट्री पे भी, और ख़ासकर जो राइस एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए इतनी काविशें करें उन पे भी। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच रहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल डिस्कशन की आज हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स पे, राइस पे और ख़ासकर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बास्केट पे। दैट्स ऑल। वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।